हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है और बहुत बड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। अब इसमें से कुछ डॉट्स होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, थोड़ा कनेक्ट करेंगे। और हैप्पी बर्थडे बॉय, व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे है। एक्सिस की थोड़ी कहानी देखते हैं, एक्सिस कर क्या रहा है ना। व्लादिमीर पुतिन सिर्फ बर्थडे नहीं मना रहे हैं, वो जेलेंस्की का भी जन्मदिन मना रहे हैं। हर दिन धू धू करके जेलेंस्की हर दिन पिटता जा रहा है। और 2 साल ये जो वॉर है, ये रशिया यूक्रेन वॉर, ये ब्लैक सी पे वर्चस्व की लड़ाई, और तीसरे खिलाड़ी मतलब एर्डोगान के साथ भी पुतिन की नजदीकियां, कजान में इनवाइट भेजना व्लादिमीर पुतिन का कि आइए एर्डोगान और हमारे साथ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि मेडिटेरेनियन में और ब्लैक सी में कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करके वर्चस्व एक दूसरे का बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप भी नाखुश चल रहे हैं वेस्ट से और मैं तो हूं ही एंटी वेस्ट कैंप का लीडर। तो दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री होती है जो नाखुश होती है, उसे व्लादिमीर पुतिन अपने गोद में बिठा लेते हैं। नाउ कहानी बहुत सिंपल है, ये है ब्लैक सी, ये है मेडिटेरेनियन सी। और कहानी शुरू हुई थी ब्लैक सी से और अब पूरे मेडिटेरेनियन सी में यह कॉन्फ्लिक्ट चल चुका है। रेड सी को ब्लॉक कर दिया गया है एक तरीके से। और आज आप जानते हैं कि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है, जो कि ऑब्वियसली वो करेगा क्योंकि पब्लिक ओपिनियन आप अपने अगेंस्ट नहीं ले जा सकते। आपने जब पब्लिकली बोल दिया है कि मैं रिटेलिएट करूंगा, बुरा रिटेलिएट करूंगा, दैट मीन्स इजराइल का टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग एक अटैक आएगा ईरान पे। मैसिव होगा या स्मॉल होगा, इफेक्टिव होगा या नहीं, नॉन सिविलियन एरियाज पे होगा या सिविलियन एरियाज पे होगा, मिलिट्री टारगेट्स पे होगा या इकोनॉमिक टारगेट्स पे होगा, ये सब टाइम बताएगा। बट एक चीज तो पक्की है कि अगर इजराइल से ईरान तक का रास्ता तय करना है तो ये जो पूरा रीजन है ये परपेचुअल केओस में है। मतलब मैं आपको बस मार्क करके बोलता हूं, रेड सी केओस। यस, यहां से हूती रेबल मार रहे हैं, मतलब ट्रेड करना मुश्किल हो चुका है। पर्शियन गल्फ, यहां से तेल गैस, ये कतर, बहरीन, ईरान, दुनिया का तेल गैस जाने का रास्ता पर्शियन गल्फ। एक रास्ता सड़ा चुके हैं, दूसरा रास्ता सड़ा चुके हैं। मार्केट क्रैश हो रही है भारत और दुनिया की, और उस टाइम में पूरी दुनिया ये एंटिसिपेट कर रही है इजराइल कितना मारेगा ये पक्का है, बट कितना बड़ा अटैक होगा, क्या वो इफेक्टिव होगा, और क्या वो अगर अटैक ज्यादा इफेक्टिव हो गया तो फिर क्या ईरान विल रेन मिसाइल्स ऑन इजराइल, और क्या सिर्फ अकेले ईरान मारेगा या सारी प्रॉक्सी, सीरिया, इराक, ये सब मारेंगी। व्लादिमीर पुतिन क्या कहेंगे। बट आपने देखा हमारी सारी डिस्कशन कहां पे आ गई, हमारी सारी डिस्कशन इस एरिया में आ गई। मतलब मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूं, दिस हैज बिकम द सर्कल ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। जबकि अगर 2 साल पहले हम जाएं तो दिस वाज अ स्मॉल सर्कल ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपने देखा मेरे और आपकी जो नजर है वो ब्लैक सी से अब कैसे इस रीजन पे आ गई है। मतलब अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यहां पे शुरू होता है या यहां पे शुरू होता है और उसके बीच में अगर इजराइल पैलेस्टीन शुरू हो जाता है तो पूरी दुनिया का फोकस और ग्लोबल गेम्स वहां पे चल पड़ता है। और यहां पे देखिए आप, 3 बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी कंट्री के, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग। अब देखिए इन्हीं को बोलते हैं डिक्टेटर। किसकी डिक्शनरी से? वो यूट्यूबर्स की डिक्शनरी से। सारे ये डिक्टेटर हैं, सबके ऊपर एक एक वीडियो बनानी चाहिए, सबके ऊपर, ठीक है। तो इससे कौन खुश होंगे? इससे वेस्ट वाले खुश होंगे। अच्छा, अगर इनको डेमोक्रेट बोलेंगे तीनों को तो कौन खुश होंगे? तो यही लोग खुश होंगे, नेचुरल सी बात है। तो आज आप देखेंगे कि डिक्टेटर वर्ड और डेमोक्रेट वर्ड और डरा हुआ डिक्टेटर, और ये जितने वर्ड हैं ये सिर्फ नैरेटिव्स होते हैं। ये झूठे और मक्कार लोग होते हैं जिनकी एजुकेशन कम और टेलीप्रॉम्प्टर ज्यादा काम करता है ना। ध्यान से देखिए, अनएक्सेप्टेबल पॉलिटिकल मर्डर, रशिया आफ्टर हमास चीफ किल्ड इन स्ट्राइक। तो हमें पूरी दुनिया ने क्या बताया है कि हमास ईरान से सपोर्टेड है, बट आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से लीजिए। हमास लड़ता किससे? इजराइल से। किस फॉर्मेट में लड़ता है? गन वायलेंस करता है, सारी टाइप की वायलेंस करता है, ऐसा है नहीं कि वो कहीं रुकेगा। और इस्माइल हनिया वाज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब हमास एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह भी एक्ट करेगी, इसका एक मिलिटेंट आर्म भी है। मिलिटेंट आर्म लड़ाई करता रहेगा इजराइल, आईडीएफ, मोसाड से, और पॉलिटिकल विंग वो पूरी दुनिया में जाके सिविल सोसाइटी, पैसे इकट्ठा करना, इन लोगों को रिच बनाना। नेचुरल सी बात है, ये जितने भी मिडिलमैन जिस भी कॉन्फ्लिक्ट में है, लेफ्ट राइट सेंटर, चाहे रशिया हो, यूएस हो, इजराइल हो, ईरान हो, जहां के भी ये मिडिलमैन है सब बिलियनर्स बन जाते हैं। तो यहां पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मॉस्को का क्या रोल है भाई? व्लादिमीर पुतिन का रोल क्या है? क्योंकि देखिए हम हमेशा सिर्फ ईरान इजराइल ये करते हैं,
ठीक है, आप देखिए कि ईरान इजराइल है ही नहीं, खेलने वाले कोई और है, चेस कोई और खेल रहा है, फंसे हुए कोई और है, पिट कोई और रहता है। पिटते जनरली सबसे गरीब लोग ज्यादा है, ठीक है, सबसे गरीब लोग। पर्टिकुलरली मैं इसमें एक रेफरेंस भी देना चाहता हूं, आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो डेयरिंग बातें आपको आएंगी, वीडियोस देखिए आप, वो आपको हूथीज से आएंगी। हूथीज में जो डेयर है, और जो हमास जो गाजा स्ट्रिप में उनके पास जो डेयर है, क्योंकि वहां खाना पीना कम, वहां एंगर ज्यादा है। अब आप देखिएगा कि इतना एंगर सूट पहन के लग्जरी विलास में रहने वाले लोगों को कभी नहीं होगा। अब यहां देखिए, मॉस्को होस्ट हमास डेलीगेशन एंड ईरान डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर प्रॉम्प्टिंग इजरायली। अब ये कहानी कब की है? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर की कहानी है बॉस। इसका मतलब ये अक्टूबर पे अटैक हुआ था। 7 अक्टूबर मतलब जिसको 1 साल हो गया, व्लादिमीर पुतिन के बर्थडे के दिन ये अटैक हुआ था, ठीक है। और 26 अक्टूबर, अब मुझे कमेंट बताइएगा क्या ये कोइंसिडेंस है बर्थडे पे अटैक होना, मतलब सोच के बताइएगा। अब ये देखिए 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर को क्या बात हो रही है, कौन कौन किससे मिल रहा है? तो यहां देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ईरान से डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, तो भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, रशिया डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, एंड पुतिन स्पेशल ऑनवॉय टू मिडिल ईस्ट एंड हमास। मतलब रशिया एक साथ एक ट्राइलेटरल मीटिंग करता है हमास और ईरान के साथ, ठीक है। इसका मतलब रशिया हैज अ वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ हमास। ऐसा नहीं है कि उनके रिलेशनशिप नहीं है, और ये होता ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों के बाद, तुरंत होता है, तुरंत होता है, ठीक है। पब्लिक इमेजरी है, वो इमेजरी तो छोड़ दीजिए जिसमें फोन पे बात होती है और बहुत बार कम्युनिकेशन होती है। तो आपको एक चीज तो हमने देखा कि गाजा स्ट्रिप में जो इजराइल ने इसको ओपन एयर प्रिजन बना रखा है, उसका जो पॉलिटिकल प्लस मिलिटेंट आर्म है हमास, उसके साथ रिलेशन व्लादिमीर पुतिन के गवर्नमेंट के डायरेक्टली है। नाउ इसे एलिमिनेट किया गया था 2020 में, ठीक है, कासिम सुलेमानी। अब यहां पे थोड़ा पॉज करते हैं और मैं आपको एक छोटी कहानी बताता हूं सुलेमानी की। तो सुलेमानी वो साइड में था व्लादिमीर पुतिन के पूरे टाइम, जो पूरा आईसिस को डिफीट करने वाला ग्लोबल कोलिशन का गेम चल रहा था ना, उसमें 2 पार्टीज थी, एक रशियन पार्टी थी और एक यूएस की पार्टी थी। तो जो रशियन पार्टी थी, मतलब रशिया, सीरिया, इराक, ईरान, वो जो पूरे कोलिशन को लीड करने वाला आदमी था कासिम सुलेमानी, एलिमिनेट कर दिया गया। अमेरिका इसे टेररिस्ट नंबर 1 बोलेगा, ठीक है, क्योंकि सुलेमानी हर इस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला ना हमास, हिजबुल्लाह, रिस्पेक्ट है भाई इसकी चारों तरफ। सारे रिबेल्स, मतलब जो आईसिस के अगेंस्ट लड़े, सीरिया के साइड से, सीरियन गवर्नमेंट के साइड से, ईरान के साइड से, पुतिन के साइड से, वो सब किसे रिस्पेक्ट करेंगे इसे? बाद में वो जाके अलग अलग जगह पॉलिटिकल पावर में होंगे। तो आप सोचिए कि आफ्टर द डिफीट ऑफ आईसिस, अगर इराक में, सीरिया में ऐसी गवर्नमेंट रह जाती है जिसके साथ कासिम सुलेमानी ने शोल्डर टू शोल्डर फाइट किया था, तो क्या इनका जो रेन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो इराक और सीरिया में, लेबनान में, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नेचुरल सी बात थी। तो कासिम सुलेमानी एलिमिनेटेड। सेकंड, नसरल्ला। नसरल्ला कहां से ऑपरेट करता है? नसरल्ला इज बेसिकली लेबनान के सदर्न पार्ट से। और नसरल्ला एक ऐसा दीवार की तरह खड़ा है, हिजबुल्लाह एक ऐसे दीवार की तरह खड़ा है कि गलती से इजराइल, और मैं यहां पे ब्रैकेट में यूएस बोलना चाहूंगा, कि अमेरिका इस पूरे अरेबियन पेनिनसुला में आप जितनी कंट्रीज देख रहे हैं जिन पे कोई कलर नहीं चढ़ा हुआ है, वो यूएस की है, ठीक है। तो इजिप्ट कितना भी बोल दे कि भाई मेरे को सीज फायर चाहिए, वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक कम ना हो जाए, इसके लिए 2-2 स्टेटमेंट पास करता रहता है, कतर भी और इजिप्ट भी, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो बीच बीच में आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान, कतर के एमिर, और इजिप्ट, ये स्टेटमेंट पास करेंगे, बट जब मिसाइल में हेल्प करने की बात हो या किसी भी तरीके से इंटरसेप्शन का काम हो, तो सारे बैठ जाएंगे साथ में। इसका मतलब ये जितना ग्रेलैंड दिख रहा है आपको, जितनी कंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है, वो सारी किसकी एलाइज हैं? यूएस की। और सबसे बड़ा यूएस का एलाई ये है, इजराइल। और अगर किसी दिन सऊदी अरेबिया भी पलट गया तो इजराइल को बोला जाएगा कि आप सऊदी को भी मारो। ये बात आपको जब समझ आएगी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे लीडर नसरल्ला मैंने आपको क्या कहा? द पर्सन हु विल स्टैंड एज अ वॉल, दीवार की तरह खड़ा होगा कि गलती से यह पूरा जो वेस्टर्न अलायंस है, यही वेस्टर्न अलायंस आईसिस के अगेंस्ट भी लड़ा था, यह वेस्टर्न अलायंस गलती से लेबनान होते हुए सीरिया ना घुस जाए, या इजराइल से सीरिया, इराक, या डायरेक्टली ईरान पे ना जाए।
क्योंकि ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, ये सब बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं व्लादिमीर पुतिन के। फिर आप बोलेंगे ना ना ऐसा बिल्कुल नहीं, 2006 की फोटो है भैया। रेडिकल पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास, ये अल मॉनिटर है, अल मॉनिटर। तो मतलब ये वेस्ट एशिया की बात करेगा तो इसलिए ये रेडिकल बोलेगा। अगर मैं आपको कोई वेस्टर्न अखबार दिखाता तो यहां पे लिखा रहता टेररिस्ट ग्रुप हमास, ठीक है। तो उसमें भी सब अब अलग अलग नाम बोलेंगे, हर चीज पॉलिटिसाइज्ड है, एक एक वर्ड पॉलिटिसाइज्ड है। हमास चीफ, ठीक है, मशाल इंट्रोड्यूसेस हिज डेप्यूटी मूसा अबू मजरूक टू रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव, ठीक है। तो यही लावरोव आज भी है, वही व्लादिमीर पुतिन आज भी है। अच्छा, ये जॉर्जटाउन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, वेस्टर्न थिंक टैंक्स, वेस्टर्न कॉलेजेस, सब कोई इनके ऊपर कमेंट्री करेंगे। और यहां पे देखिए आईसिस बना था, आईसिस डिफीट हो गया, वेस्टर्न कोलिशन बना था, इतना बड़ा मेगा कोलिशन बना के बैठे थे, ठीक है। उसमें ऐसी ऐसी कंट्री जिनके पास ठीक से आर्मी नहीं है उनको भी कोलिशन में डाल दिया कि सब हो तुम लोग कोलिशन में, मतलब साउथ अमेरिका से कोलिशन में लोग ढूंढ के ला रहे हैं। उसके बाद यहां देखो क्या लिख रहे हैं, हाउ एंड वाई द रशियन इरानियन हिजबुल्ला एक्सिस। तो एक कहानी आज की नहीं है मेरे व्यूअर्स, हमें यह लगता है कहानी आज की है। और 7 अक्टूबर की बात करो, बोलो कि वो टेररिस्ट अटैक है तो बच्चे बोलने लगेंगे कि सर आप तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट भूल गए। अरे भाई, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट छोड़ो, इतने सारे यहां डॉट्स हैं, इतने सारे डॉट्स हैं। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट खुद से एक ग्लोबल चेस की तरह है, सबने खेला इसमें, जिसके पास पावर थी उसने खेला है। हम बड़े गेम्स देखते हैं, यहां देखो क्या है, हाउ एंड वाई रशियन इरानियन हिजबुल्ला एक्सिस। मतलब ये एक्सिस की ये जो वर्ड यूज होता है, एक्सिस, रशिया चाइना ईरान एक्सिस। तो यहां रशिया ईरान है और उसके बीच में एक नई कहानी क्या हुई, ऐड चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया यूएस ने, चाइना के साथ साउथ चाइना सी। चाइना को बोल दिया भाई, जैसी उनकी इकोनॉमी बढ़ी हुई ना वैसे ही, कि अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट हैं, चाइना को दबाना शुरू किया, चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए। चाइना ने बोला नो लिमिट्स पार्टनरशिप विद व्लादिमीर पुतिन, हमें कुछ नहीं पता। तो बस ये एक्सिस बड़ा हो गया है। और उसी टाइम में इतने साल पास हो गए तो ऑब्वियसली ईरान ने भी अपना एक्सिस बड़ा किया। तो ये सारे एक्सिस धीरे धीरे मैच्योर हो गए और आज मैच्योर होके यूएस का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर इजराइल को एक बहाना मिला इस अटैक से। ये 7 अक्टूबर का जो अटैक है उससे इजराइल को ये पहली बार ये ओपन बहाना मिला पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि वो खुद के लिए, वेस्ट के लिए मतलब सऊदी अरेबिया के लिए भी, हाँ सऊदी अरेबिया को बहुत खतरा है होती इससे, सऊदी अरेबिया को मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत खतरा है। सऊदी अरेबिया, ये कतर, अगर यहाँ पे तख्ता पलट होना शुरू हो जाए, यहाँ पे मास अपराइजिंग हो जाए, और आप सोचिए मास अपराइजिंग में वो बांग्लादेशी जो हैं, वो इंडियन जो हैं, वो पाकिस्तानी भी है जो लेबर की तरह काम करते हैं, वो भी अगर मास अपराइजिंग के पार्ट बन गए तो आप सोचिए क्या होगा। ठीक है, आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि हो सकता है यहाँ पे सब कुछ मतलब हंकी डोरी आपको लगता हो, बट इनसाइड द सोसाइटी आपको क्लियर ऑप्यूलेंस दिखेगा विद द रॉयल फैमिली और बाकी सब गरीब है। तो इसका मतलब इनके लिए भी, मतलब सऊदी अरेबिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीसीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजराइल इन सबको मारे, इनकी रेजीम को मारे, पर्टिकुलरली लोग मारे ना मारे, रेजीम को किसी भी तरीके से फिनिश करे। तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसको एलिमिनेट करना जरूरी है, ईरान के रेजीम को एलिमिनेट करना जरूरी है ताकि ये अपनी सत्ता पे बने रहे। तो दुनिया बोलती है ना कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता पे बने रहे, अभी प्राइम मिनिस्टर कोई भी होता वो सेम काम करवाता, सेम काम करना पड़ता पब्लिक ओपिनियन के लिए। पीछे से बैकिंग किसकी है, यूएस की, जो एक वॉर हार चुका था। कौन सा वॉर, आईसिस को डिफीट करना वाला वॉर, क्योंकि आईसिस को डिफीट तो कर लिया और डिफीट करने के बाद जो स्पॉइल्स ऑफ द वॉर है, जो सारी कंट्रीज हैं आसपास की, वो यूएस को मिसट्रस्ट करके, डिस्ट्रस्ट करके किस साइड हो गई, पुतिन के साइड। आप कहानी समझ गए। तो यहां पे इनके एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। और उसके बाद यहां देखिए द इनसाइडर, बहुत बेसिक है ये, 7 मार्च, बहुत बेसिक है। अ फ्रेंड इन टेरर, हाउ हिजबुल्लाह हेल्प्स रशिया अवॉइड सैंक्शंस एंड वेज वॉर इन यूक्रेन इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल एड एंड वेपन्स। तो अब ये वाली एक कहानी होती है ना कि पुतिन ईरान के थ्रू मैनेज करते हैं, पुतिन ईरान के थ्रू इनसे कम्युनिकेट करते हैं। नहीं, सी हिजबुल्लाह एंड हमास आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। उनको ये पता है कि भाई पुतिन हमें दे सकता है $200 मिलियन, ईरान बीच में हो सकता है उसमें से $20 मिलियन IRGC खा जाए, तो क्यों ना हम पुतिन से भी पैसे लें, अलग से, चाइना से अलग मिलके पैसे लें। रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना ने हमास को होस्ट किया था, तुर्की से अलग पैसे लें
और पैसे सबसे लेके, टेक्नोलॉजी लेके, वेपन्स लेके, और इनके लिए वेपन ट्रायल्स भी है, और जितने वेपन्स इनके यूज हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उतना इनकी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रेडी हो रही है, ट्रायल्स भी हो रहे हैं वेपन्स के। यूएस के लिए भी सेम कहानी है। और साइमल्टेनियसली ब्लैक सी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शांत हो जाता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद भाई इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे वो पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद लगे। क्रीमिया का एनेक्सेशन जब किया था तो इतना खासा नहीं लगा था, और उसके बाद आज दुनिया में जहां पे भी परेशानी है, मदुरो वेनेजुएला वाला जिसके अगेंस्ट इलॉन मस्क डेली ट्वीट कर रहा था, वो मदुरो पुतिन एलाई, सीरिया बशर अल असद पुतिन एलाई, और नॉर्थ कोरिया जो कि चाइना और रशिया का बहुत अच्छा एलाई था, अब पब्लिकली वो कह रहा है मैं ईरान को भी सपोर्ट करूंगा, मैं सबको सब कुछ दूंगा। तो आप ये चीजें समझो ना। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए पटना सेंटर, और अक्टूबर 14 को हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सिविल लाइंस प्रयागराज, यहाँ पे आ जाइए, इंग्लिश बैचेस हैं। साइमल्टेनियसली करोल बाग में 24 अक्टूबर को यहाँ पे बैच शुरू हो रहा है, मुखर्जी नगर में 21 अक्टूबर को। ये जो हैं, ये सारे जो बैचेस हैं दिल्ली के बैचेस हैं, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ मिलेगा आपको। अब देखिए जरा, IDF इंटरसेप्ट्स बैलिस्टिक मिसाइल दैट हुथीज क्लेम एम्ड एट पीएम्स प्लेन। बेंजामिन नेतन्याहू के प्लेन को लैंड करते ही बेन गुरियन पे उड़ा देना था। प्लेन को ट्रैक कर रहे थे, जैसे ही वो लैंड करता उनका एक बैलिस्टिक मिसाइल आता और वहां मार देता। अब ये पूरी दुनिया ही कंफ्यूज हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान ये बैठ के अच्छे अच्छे बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इनको सालों साल है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बजट लग जाता है। हूथी के पास क्या आ गया, हाइपरसोनिक। यहां पे हम लोग ठीक से ड्रोन नहीं बना पा रहे, कहां से आता है ये सारा सामान? ईरान के पास अचानक रातों रात सब कुछ आ गया, कैसे आ गया, कहां से आ गया? किसी ने तो दिया होगा। इजराइल के पास रातों रात सारी चीजें कैसे आती हैं? यूएस से। तो यूएस खुला, वो तो पब्लिक में डिबेट होता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर लड़ाइयां होती हैं, बहुत लोग उसमें प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि एड मत दो, पैसे मत, बट यूएस देता है, पुतिन भी देता है, हाइड करके, बिल्कुल शांति से। तो आप देखिए पूरे रीजन में चारों तरफ क्या हालत है। चारों तरफ यह हालत है कि सारी कहानी ब्लैक सी पे फोकस थी, और उसके बाद पुतिन इस टाइम में अच्छा मकड़े का जाल बना चुके थे, सीरिया में, इराक में, ईरान का जो इन्फ्लुएंस था, यमन में, हर जगह। तो पुतिन एंड ईरान वेर वर्किंग लाइक बडीज, लाइक एनीथिंग, ठीक है, वो मियां बीवी वाला रिलेशनशिप होता है वो। देन हैपन्स 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से पहले सारी कहानी कहां थी? सारी कहानी यहां थी। 7 अक्टूबर के बाद सारी कहानी ये छोटे से डॉट गाजा में आ गई, ठीक है। और उसके बाद खमैनी ने क्या बोला, पब्लिकली क्या बोला, एड्रेस किया, पब्लिक को बोला 7 अक्टूबर मस्त है, कुछ गलत नहीं है उसमें कोई गलत काम नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, आई जस्टिफाई इट, ठीक है, अपने साइड से। मतलब अब एक बात बताओ, अगर मान लो इसमें कुछ गलत होता भी तो भी क्या ईरान बोल सकता था कि 7 अक्टूबर गलत नहीं था या हमें और ठीक से करना चाहिए था? ऑब्वियसली नहीं। आप अपने जो लोग आपके लिए जान दे रहे हैं, आप उनको ये थोड़ी ना बोलोगे कि मतलब नहीं वो गलत था। एंड दिस वाज गाजा, और ये बन गया गाजा, ठीक है। ये गाजा पुराना है, ये आज का। क्यों? क्योंकि इसकी हुई है कारपेट बॉम्बिंग। अच्छा, अब आप बताओ, जरा सोच के बताओ कि अगर आप यहां पे यूएस और अमेरिका आता है और यहां पे बॉम्बिंग हो रही है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन, और इंडिया के ऊपर अभी रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, मतलब शर्म आनी चाहिए, ये फोटो इसी दिन के लिए बचा के रखी थी मैंने। ये है रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आपकी, इसको 5-6 बार देखिए। ये आपके रिलीजियस फ्रीडम, ये है आपकी टॉलरेंस इनटॉलरेंस, ये है आपके वेपन्स सपोर्ट, वेपन्स एक्सपोर्ट, जॉब क्रिएशन अमेरिका में। ये देखिए, ये सिर्फ घर नहीं टूटे, लोग भी मरे। और फिर आप जब पढ़ेंगे कभी लॉ, तो लॉ में एक सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में आपको समझ आएगा दुनिया का ही इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वेस्ट ने लिखा है। क्या किया वेस्ट ने? सिर्फ एक अल जजीरा है, वो कुछ कुछ बोलता रहेगा, और अल जजीरा खुद कतर फंडेड है, तो कतर खुद 10,000 यूएस सैनिक लेके बैठा है। जिस दिन कोई कोलिशन बनाना होगा अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट ईरान, पहला नंबर पे वो साइन करेगा, क्योंकि उसे भी पावर में रहना है। अल्तानी को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अल्तानी को सिर्फ सारी दुनिया को मिर्च मसाला लगाते रहना है। जिसको भी यूएस बोलता है भाई यूएस थोड़ा इंडिया को मिर्च मसाला लगाओ, वो लगा देता है। सऊदी अरेबिया को थोड़ा टाइट करो, लगा देते हैं, क्योंकि उसके पास अल जजीरा है। तो इट इज़ अ टूल, बहुत बड़ा टूल है। तो आज के डेट में कहानी सिर्फ यहाँ थी, यहाँ से यहाँ वेस्ट बैंक, अब लेबनान, सीरिया में चली रही है, इराक में चली रही है, यमन में चली रही है। 7 फ्रंट पे बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है भाई कि
मैं 7 फ्रंट पे लड़ रहा हूं। तो नेतन्याहू ये क्यों कह रहा कि भाई रेजिम चेंज, क्योंकि ये सपना तो पहले से है ना, ये सपना तो बहुत पुराना है कि मैं जो आईसिस किए अगेंस्ट लड़ाई, इतनी बड़ी कोलिशन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट किए इस पूरे रीजन में, ठीक है, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मेना में इतना पैसा वेस्ट किया है, तो कुछ तेल के कुएं आए, कुछ कंट्रीज कंट्रोल में आए। पुतिन इतने दूर से सीरिया को भी मैनेज कर ले रहा है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है, यमन को हाइपरसोनिक मिसाइल्स दे रहा है, सबको मिसाइल दे रहा है भाई, ठीक है। क्यों आप बताओ, वो गाजा स्ट्रिप में जो इजिप्ट वाला बॉर्डर है वो क्यों ओपन करके रखना था? कुछ कारण तो होगा ना। और नेतन्याहू उसी के अगेंस्ट क्यों था? क्योंकि भाई वहां टनल से सामान ना आ जाए, क्योंकि नेतन्याहू का ये कहना है वो टनल से सामान आता है। यमन के होदेदा पोर्ट पे क्यों बॉम्बिंग की? क्योंकि सामान यहां से आता है, और सामान आपको लगेगा सिर्फ ईरान के पास आता है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, पुतिन से ईरान को भी सामान आता है, साथ में बैठ के कुछ काम भी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ सामान डायरेक्टली यमन पे आता है। और मतलब ईरान, सारे प्रॉक्सी साथ में काम कर रहे हैं, और किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, चाइना बैठा रहता है पैसे लेके, बताओ क्या करना है, ठीक है। वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप में इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि चाइना ये सारी कहानियों को आराम से देख रहा है और बोल रहा है आप ये सब लड़ो, मैं बस यूएस को रिप्लेस करता हूं, अल्टरनेट वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसका चाइना बड़ी गुड पर्सन है, मतलब अचानक से डेमोक्रेसी आ जाएगी बल्ला बल्ला, ना। सारी कंट्रीज जो पावर में आएंगी वो यही बिहेवियर दिखाती हैं। नेतन्याहू, ईरान रेजिम विल फॉल। अब आपको लगता होगा यार जो बाइडेन इतना बूढ़े आदमी है ना, बार बार उन्होंने बोला सीज फायर। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, भाई ही इज नॉट इन कंट्रोल, ही इज नॉट इन कंट्रोल। ये बड़ी पॉलिसी है, ये अमेरिका की पॉलिसी है। अमेरिका की पॉलिसी किसी लीडर के विम्स एंड फैंसी से, कल डोनाल्ड ट्रंप आके जाके बोल देता है मान लो वॉर रोक दो, तो वॉर रुक जाएगा एकदम, आपको लगता है? या कमाला हैरिस आके बोलेगी हम पैलेस्टीन बनाएंगे तो बन जाएगा? कमाला हैरिस के हाथ में है। मतलब वो पेंटागन के वो जितने सोल्जर्स हैं, वो डिफेंस कंपनीज हैं, वो जितने स्टेट डिपार्टमेंट के जितने ब्यूरोक्रेट है, सारे जो काम किए इतने साल इजराइल को बनाने में, इजराइल को बड़ा करने में, धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस को उस जगह से निकालने के लिए, ऐसा तो है नहीं ना आराम से उनको निकाला है, साफ किया है, फिर बॉर्डर लगाए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हुआ ये काम। तो आपको क्या लगता है उसमें कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, ऐसा कोई लीडर है जो एंटी इजराइल है? नहीं। या आपस में एक दूसरे पे पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग करेंगे कि यार कमाला यू आर प्रो पैलेस्टीन, ताकि ज्यादा, देखो ये भी स्टेटमेंट है, ताकि ज्यादा जू सपोर्ट करें इनको, ज्यादा जो सुपर पैक्स हैं उनके पैसे, जू सुपर पैक्स के पैसे ट्रम्प को मिले। और आपने देखा कि किस तरीके से, अभी देखो कमाला हैरिस है ना, उसको बोला जा रहा था कि जब नेतन्याहू आया ना तो हाथ नहीं मिलाना, हाथ मिलाया, प्रॉपर हाथ मिलाया। और मैं आपको ये भी बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप कितना भी सपोर्ट कर लो कमाला हैरिस को, इलेक्शन खत्म होने के बाद ये खुद बेंजामिन नेतन्याहू को बोलेगी बीबी गो फॉर इट, जितना करना है करो। और उसके बाद देखो आप, ये बंदे में क्या कॉन्फिडेंस है, अचानक इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है आप में? इजराइल क्या कह रहा है? नेतन्याहू टेल्स मैक्रोन आई एक्सपेक्ट फ्रांस इज बैकिंग। ये तो बहुत सिविलाइज तरीके से, क्योंकि ये यूरोप का अखबार था, बहुत सिविलाइज लिखा है, इसकी वीडियो है वो कितनी ज्यादा ब्रूटल है। यार वेदर यू हेल्प मी और नॉट, आई विल फाइट। मैं 7 फ्रंट पे लड़ रहा हूं तो मुझे ज्ञान देना बंद करो। वेयर वर यू जब 7 अक्टूबर मेरे साथ हो रहा था? वहां तो रियली इजरायली मरे, वहां पे तो रियल इजरायली मरे। अब देखो इसका मतलब पूरी कहानी ये थी कि इजराइल अपना बैठा हुआ था, पैलेस्टीनियंस अपने बैठे हुए थे, ठीक है। और जो उनकी हिस्ट्री है कि इसने इसको ऑक्यूपाई किया, वो एक फैक्ट है, मतलब वहां पे कोई डिबेट ही नहीं है। बट उसके बाद होता क्या है कि 7 अक्टूबर को कोई ट्रिगर करता है, कोई आग लगाता है, ठीक है। वो ट्रिगर यहीं पे होता है ना, बट उससे ज्यादा सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ है? ब्लैक सी वाले लोग खुश हुए। यहां से ट्रिगर होता है कौन? हमास ट्रिगर करके मारता है इजराइल को। इजराइल फिर पूरे गाजा में 40,000 लोग मारता है, अभी लेबनान में मार रहा है। और ये धीरे धीरे सर्कल बड़े होते जा रहे हैं। और सबसे पीस कहां पे आ रही है? ब्लैक सी में। आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खत्म हो चुका है, कहां है? व्हाट ही इज डूइंग एग्जैक्टली? विक्ट्री प्लान पे किसी ने वोट नहीं दिया, किसी ने पैसे नहीं दिए। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस वाज अ बिग ट्रैप। हमास का जो अटैक है, आप जरूर बताइएगा कि इज इट अबाउट लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, या फिर इट वाज अ मूव ऑफ चेस कमिंग फ्रॉम ब्लैक सी? ये जरूर बताइएगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि क्या ये पैलेस्टीन की आजादी के लिए लड़ाई थी, या पैसे लेके एक मोहरा बन गए। और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फाइनली आज के डेट में एक साइड में जो बाइडेन है, एक साइड में व्लादिमीर पुतिन है, और ये दोनों अपने अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ खेल रहे हैं
एक साइड की मैंने आपको कोलिशन बताई, ईदर ऑफ देम, आप कोई भी ले लो, ये सब एक साइड ही है, ठीक है। हाँ, वो आपस में पॉलिटिक्स के लिए लड़ते हैं। ऑपोजिट साइड में आपको दिखेगा दैट यू हैव वेरी बिग लीडर्स, सारे बड़े लीडर सपोर्टेड बाय पुतिन, ठीक है। एंड द मेन एक्सिस, मैं कहूंगा ये मेन एक्सिस है, और जिसे हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ये स्मॉलर एक्सिस है। ये सब मिलके एक साइड में लड़ रहे हैं और एक साइड में आपको दिख रहा है। और क्यों? वाई नेतन्याहू वाज सो स्टर्न फ्रांस के ऊपर? क्योंकि इनका एक्सिस इंटैक्ट है, कोई कंट्री पीछे से भागी नहीं है। ये सारे नॉन स्टेट एक्टर ये सब पीछे हैं, बट यहां से एक एक करके ह्यूमैनिटेरियन लॉ कह के वेस्ट की कंट्रीज हाथ पीछे खींच रही हैं। कोई पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई हमास से बात कर रहा है, कोई सीज फायर कह रहा है, और कोई नेतन्याहू को आगे वॉर करने के लिए नहीं अलाउ कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सिर्फ एक यूएस बचा है। यूएस अगर साइड हो गया या यूएस ठंडा पड़ गया इलेक्शन के कारण या इलेक्शन के बाद, तो आप सोचिए नेतन्याहू का क्या होगा। धीरे धीरे इस पूरे रीजन में चारों तरफ पुतिन की कंट्रीज बनते जा रही हैं, पुतिन की कंट्रीज बनते जाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। लास्ट क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर एमबीएस उल्टे साइड चले गए, अगर एमबीएस हैज अनदर डील विद चाइना, ट्राइलेटरल मीटिंग हो मान लो, एक एमबीएस चाइना रशिया और एक नई डील आ जाए, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन विद द मिडिल ईस्ट? जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।